अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के दरमियान में है। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन दोनों ही बोन के पार्ट होते हैं, दोनों ही बोन के कंपोनेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं उनके अंदर कम्पैक्ट पोर्शन भी होता है, उनके अंदर उनका हिस्सा स्पॉन्जी बोन भी होती हैं, उनका हिस्सा स्पॉन्जी पोर्शन भी होता है। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है, कम्पैक्ट बोन जो होती है वो हार्ड होती है और टफ़ होती है। कम्पैक्ट बोन इज़ हार्ड एंड टफ, स्पॉन्जी बोन आर सॉफ्ट एंड पोरस। पोरस का मतलब ये है कि स्पॉन्जी पोर्शन के अंदर, स्पॉन्जी बोन के अंदर इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं, स्पेसेस मौजूद होती हैं। जैसे कि नीचे आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो लार्ज बोन है इसके अंदर, इस लार्ज बोन का ये जो एंड है, यहाँ पर ये जो बाहर वाली बोन है ना, जिसको मैंने अभी मेंशन किया है, ये कम्पैक्ट बोन है और इसके अंदर जो पोरस रीजन है ये स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन इस लार्ज बोन के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट डिफरेंस भी यही है, जो कम्पैक्ट बोन होती है वो आउटर लेयर बना रही होती है बोन की, जबकि स्पॉन्जी बोन इनर लेयर में मौजूद होती हैं ये, या फिर इनर साइड में मौजूद होती हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है, जो कम्पैक्ट बोन होती है वो मिडल पार्ट बनाती है लॉन्ग बोन का। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स के एंड पर, मतलब उनकी बाहर वाले रीजन में भी ये कम्पैक्ट बोन मौजूद होती है, जैसे कि यहाँ पर ये मौजूद है बाहर वाले रीजन में। प्लस उनका जो मिडल रीजन होता है जिसे शाफ्ट बोला जाता है, ये सारा का सारा कम्पैक्ट होता है, फॉर्म्स मिडल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स यानी शाफ्ट। ठीक है, इसी तरह से जो स्पॉन्जी बोन होती हैं, अगर हम लॉन्ग बोन के लिहाज से स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन को डिफ्रेंशिएट करें तो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे जो इनर लेयर होती है वो स्पॉन्जी होती है। ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन्स की एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर ये स्पॉन्जी बोन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये थर्ड डिफरेंस हो गया। इसके बाद जो कम्पैक्ट बोन होती है उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका जो शॉर्ट वाला रीजन होता है इसके अंदर मौजूद होता है येलो बोन मैरो, जिसको अभी मैंने लेबल किया। ये येलो बोन मैरो बेसिकली फैटी डिपोजिशंस होती हैं, फैट्स वगैरह यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जबकि स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो बेसिकली यहाँ से रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। रेड बोन मैरो के अंदर ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स के स्टेम सेल्स होते हैं, जहाँ से हमारा रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस स्ट्रक्चर के हवाले से है। जो कम्पैक्ट बोन है इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन को भी हम डायग्राम में देखेंगे, इस तरह के छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें ऑस्टियोन बोला जाता है। जबकि जो स्पॉन्जी बोन होती हैं उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ट्रेबिकुले होता है। ये ट्रेबिकुले बेसिकली इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं, ऐसे इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं। इन दोनों को हम आगे डायग्राम के अंदर देखते हैं, ट्रेबिकुले और ऑस्टियोन को। तो ये फिफ्थ डिफरेंस हो गया। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये स्पॉन्जी बोन है और ये कम्पैक्ट बोन है। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर ये जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, फाइबर की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ट्रेबिकुली ऑफ बोन टिश्यू, इन्हें ट्रेबिकुली बोला जाता है। और जबकि इस पोर्शन के अंदर आप देखें, ये देखें, ये ट्रेबिकुली है, ये ट्रेबिकुली है। ठीक है, और ये जो बाहर वाली कम्पैक्ट बोन है इसके अंदर आपको ये सर्कुलर रीजन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक सर्कुलर रीजन को ऊपर करके दिखाया है, इसे बोला जाता है ऑस्टियोन। ये एक ऑस्टियोन है। ठीक है, तो कम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑस्टियोन होता है और स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ट्रेबिकुली होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस कार्टिलेज और बोन के दरमियान में है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है, जबकि बोन रिजिड और हार्ड होती है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर मैं कार्टिलेज का यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कार्टिलेज की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है और उसके अंदर पड़ा हुआ होता है मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। जो सिर्फ ये पेरिकॉन्ड्रियम होती है, कार्टिलेज की जो आउटर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, यहीं से वाटर और ऑक्सीजन आगे ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि बोन के अंदर ब्लड वेसल इनर साइड पर में मौजूद होती हैं, जैसे कि आपने पीछे देखा है जो ऑस्टियोन वाला रीजन है उसके अंदर भी आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये रेड कलर की ये ब्लड वेसल्स हैं। तो बोन के इनर साइड में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती।
थर्ड डिफरेंस ये है कि इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर, और मिनरल्स और साल्ट्स डिपॉजिट नहीं होते। बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और डिफरेंट मिनरल्स और साल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स हार्ड होती हैं। इसके अलावा कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो नहीं होता और बोन्स के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है। इसके बाद कार्टिलेज के टाइप हैं हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रोस कार्टिलेज, और बोन के जैसे हमने पीछे डिफरेंस किया कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में, तो बोन के ये दो पार्ट होते हैं, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। ये बोन की दो टाइप्स हैं। इसके साथ कार्टिलेज और बोन के दरमियान कुछ और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्टिलेज की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। उसी तरह से बोन की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है पेरिओस्टियम। इसके साथ एक और डिफरेंस बन सकता है, कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है, जबकि बोन्स के मैच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के दरमियान। एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये दोनों ही हमारे स्केलेटन के कंपोनेंट हैं स्केलेटल सिस्टम के। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल के कंपोनेंट स्कल, वर्टिब्रिया, रिब्स, ये मेन कंपोनेंट है एक्सियल स्केलेटन के, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के कंपोनेंट से आर्म्स, लेग्स, पेक्टोरल गिल्डल, पेल्विक गिल्डल। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प इन मूवमेंट। मतलब एक्सियल स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि रिब्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, इसी तरह से जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, प्लस आल्सो हेल्प इन मूवमेंट। जबकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो हेल्प करता है स्पोर्ट में और मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट के दरमियान में है। मूवेबल जॉइंट वो होते हैं जो कि फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो जॉइंट जो फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जहाँ से फ्री मूवमेंट होती है, उन्हें मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट वो होते हैं विच नेवर अलाउ एनी मूवमेंट। मूवेबल जॉइंट के अंदर साइनोवियल कैविटी मौजूद होती है। साइनोवियल कैविटी बेसिकली ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है, और उस कार्टिलेज की वजह से ये मूवेबल जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर ये साइनोवियल कैविटी मौजूद नहीं होती। मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल में आ जाता है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से जो हमारे स्कल के जॉइंट्स होते हैं, स्कल बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होते हैं, वो एग्जांपल हैं इमूवेबल जॉइंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दरमियान। हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हिंज जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट को वन प्लान में। अब जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं प्लान ऑफ मोशन। यहाँ पर ये एक प्लान है फ्रंटल प्लान, ये वाला प्लान सैजिटल प्लान है, और ये जो नीचे है ये ट्रांसवर्स प्लान है। अगर मैं हिंज जॉइंट की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर ये जो जॉइंट है जिसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, ये एक एग्जांपल है हिंज जॉइंट की, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, या इसको आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है एक ही प्लान में, इस सैजिटल प्लान में, ठीक है। तो बेसिकली हिंज जॉइंट एक ही प्लान में मूव करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर आप नी की भी एग्जांपल लें तो ये नी भी उसी तरह से सैजिटल प्लान में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है एक ही प्लान में, ठीक है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लान में इनकी मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद जो हिंज जॉइंट होते हैं इनके अंदर रोटेशनल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। रोटेशनल मूवमेंट जैसे हम इस बाजू को इस वाले पॉइंट से, मैं इसको रेस करके बताता हूँ, जैसे हम अपने शोल्डर को इस वाले पॉइंट से रोटेट कर सकते हैं, हम अपनी बाजू को इस एल्बो पॉइंट से, एल्बो जॉइंट वाले पॉइंट से रोटेट नहीं कर सकते, तो रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह से नी वाला रीजन जो है ये भी हिंज जॉइंट की एग्जांपल है, यहाँ पे भी हम रोटेशनल मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नो रोटेशनल मूवमेंट, ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती हैं इन हिंज जॉइंट के अंदर, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर बाकी मूवमेंट्स भी होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी, तो उसी तरह से रोटेशनल मूवमेंट भी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। इसकी एग्जांपल आ जाती है नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल में आ जाता है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है हाईलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज के दरमियान में। हाईलाइन कार्टिलेज का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये फ्लेक्सिबल होता है
और इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू फाइब्रोकार्टिलेज। अगर हम उसे फाइब्रोकार्टिलेज से कंपेयर करें तो हाइलाइन इसके मुकाबले में फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, जबकि फाइब्रोकार्टिलेज टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज होता है। फाइब्रोकार्टिलेज लेस अबंडेंट होता है। इसके साथ हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर्स मौजूद होते हैं और वो कोलाजन फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, और उसी कोलाजन फाइबर के लूजली अरेंज होने की वजह से हाइलाइन कार्टिलेज ट्रांसलूसेंट अपीयर होते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब यह है कि ये थोड़े शफाफ अपीयर होता है। हाइलाइन कार्टिलेज देखने में ऐसे शफाफ सा अपीयर होता है, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर थिक कोलाजन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि टाइटली अरेंज होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर्स होते हैं, थोड़े होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं। इस तरह से हाइलाइन कार्टिलेज की एग्जांपल आ जाती है, ये हमारे नोज़ के अंदर मौजूद होता है, ट्रैकिया के अंदर और लॉन्ग बोन्स के एंड पर मौजूद होता है, जबकि जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये मौजूद होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली हमारी जो होती हैं वर्टिब्रिया होती हैं उनके दरमियान में कार्टिलेज की एक डिस्क सी होती है, ठीक है, जिसके कंपोनेंट होते हैं 2, और उस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के दरमियान। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलाइन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, दोनों के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर थिक कोलाजन फाइबर्स मौजूद होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर, और वो टाइटली अरेंज होते हैं, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर बहुत सारे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। कोलाजन फाइबर होते हैं लेकिन बहुत कम ज़्यादा इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। ये मौजूद होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, और ये इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है एपिग्लॉटिस के अंदर, और हमारी जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो ईयर का बाहर वाला पोर्शन होता है जिसे पिन्ना बोला जाता है, उसके अंदर ये इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है टेंडन और लिगामेंट के दरमियान में। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, जिस तरह से बोन और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है उसी तरह से टेंडन और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टेंडन मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मसल है और ये है टेंडन वाइट कलर का, और ये पीछे बोन है। तो मसल को बोन के साथ अटैच करवाते हैं ये टेंडन, और लिगामेंट बेसिकली बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो एक बोन है इस बोन के साथ इस टेंडन की मदद से अटैच है, टेंडन बोल रहा हूँ, लिगामेंट की मदद से अटैच है। तो लिगामेंट अटैच बोन टू बोन, टेंडन अटैच मसल टू बोन। टेंडन कनेक्ट एंड ऑफ मसल टू एनी पार्ट ऑफ बोन। टेंडन जो है वो मसल को जोड़ते हैं बोन के किसी भी पोर्शन के साथ, लेकिन जो लिगामेंट हैं वो बोन को बोन के साथ जॉइंट के ऊपर जोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जॉइंट है, और ये भी फर्दर अगले जॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे ये पोर्शन भी जॉइंट्स वाला पोर्शन है। तो जॉइंट्स वाले पोर्शन के अंदर लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं। टेंडन जो है वो टफ होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं, जबकि लिगामेंट फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं। टेंडन के अंदर मोर कोलाजन फाइबर होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़े टफ होते हैं, जबकि लिगामेंट के अंदर लेस कोलाजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। बाद नेक्स्ट डिफरेंस ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में है। ओरिजिन और इंसर्शन बेसिकली मसल के पार्ट होते हैं, मसल के एंड होते हैं। ओरिजिन भी मसल का एंड होता है और इंसर्शन भी मसल का एंड होता है। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं। ओरिजिन इज़ एंड ऑफ मसल दैट इज़ अटैच्ड विद इमूवेबल बोन। ओरिजिन मसल का वो एंड होता है जो कि इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो बोन जो मूव नहीं करती। इंसर्शन मसल का वो एंड होता है जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंसर्शन इज़ एंड ऑफ मसल दैट इज़ अटैच्ड विद मूवेबल बोन। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ओरिजिन डज नॉट मूव ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये जो ओरिजिन होता है मसल का एंड जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है ये मूव नहीं करता, जबकि जो इंसर्शन होते हैं ये मूव करता है। इंसर्शन मूव व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब इंसर्शन भी मूव करता है, क्योंकि इंसर्शन जो है वो उसी बोन के साथ अटैच होता है जिसको मसल्स मूव करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स। बाइसेप्स का जो ओरिजिन होता है वो शोल्डर ब्लेड होता है। ये शोल्डर ब्लेड है जो कि हमारी शोल्डर की बैक साइड पर मौजूद होता है, जिसे स्कैपुला बोला जाता है। स्कैपुला बोन या जो शोल्डर ब्लेड होता है ये बाइसेप्स का
ओरिजिन है, ये बाइसेप्स जो हमारी अपर आर्म की अपर साइड पर मौजूद होते हैं, हमारी अपर आर्म की अपर साइड पर ये मौजूद होते हैं। इन बाइसेप्स का ओरिजिन शोल्डर ब्लेड होता है, जबकि इनका इंसर्शन जो होता है वो रेडियस होती है। ये रेडियस बोन हमारी जो फोर आर्म होती है, जो लोअर आर्म होती है, उसके अंदर मौजूद होती हैं रेडियस और अल्ना। अब ये जो रेडियस होती है, इस रेडियस के साथ बाइसेप्स का वो पॉइंट अटैच होता है जिसे इंसर्शन कहते हैं। यानी ये जो रेडियस बोन होती है ये मूवेबल है, जबकि ये जो शोल्डर ब्लेड है ये इमूवेबल बोन है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल के दरमियान। फ्लेक्सर मसल्स वो होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बोन होती है, जो जॉइंट होता है वो बेंड हो जाता है। फ्लेक्सर मसल काज बेंडिंग ऑफ बोन एट जॉइंट, जॉइंट को बेंड करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं बोन को बेंड करते हैं एट जॉइंट। जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्ट्रेट करते हैं बोन को एट जॉइंट, या आप ऐसा कह सकते हैं जॉइंट को स्ट्रेट करते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सर मसल इज़ नोन एज फ्लेक्शन। फ्लेक्सर की मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं, यानी जब फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जॉइंट होता है वो बेंड हो जाता है, जो बोन होती है वो बेंड हो जाती है एट जॉइंट। जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जॉइंट होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, या जो बोन होती है वो स्ट्रेट हो जाती है एट जॉइंट। इसके बाद है बाइसेप्स, वो फ्लेक्सर मसल्स है जो कि हमारी अपर आर्म की अपर साइड पर मौजूद होते हैं, जबकि ट्राइसेप्स एक्सटेंसर मसल्स हैं जो कि हमारी अपर आर्म की लोअर साइड पर मौजूद होते हैं। तो बाइसेप्स एक फ्लेक्सर मसल है, यानी जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वो बेंड हो जाता है। इसी तरह से ट्राइसेप एक एक्सटेंसर मसल है, यानी जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के दरमियान। बाइसेप इज़ प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ अपर आर्म, अपर आर्म की अपर साइड पर मौजूद होता है ये बाइसेप, और ट्राइसेप प्रेजेंट होता है लोअर साइड पे, अपर आर्म की लोअर साइड पर मौजूद होता है। यानी जो ह्यूमरस बोन होती है उसकी अपर साइड पर बाइसेप होता है और उसकी लोअर साइड पर ट्राइसेप होता है। बाइसेप एक फ्लेक्सर मसल है, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एल्बो जॉइंट को बेंड कर देता है, जबकि ट्राइसेप एक एक्सटेंसर मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एल्बो जॉइंट को स्ट्रेट कर देता है। व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट इट बेंड द आर्म, ये आर्म को बेंड कर देता है, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आर्म को स्ट्रेट कर देता है। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के दौरान बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सर मसल हैं, ये जॉइंट को बेंड करते हैं, और रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन, यानी जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग फ्लेक्शन तब ट्राइसेप रिलैक्स होते हैं, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग एक्सटेंशन तब बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ एंड्रियस वेसेलियस फेमस फॉर। एंड्रियस वेसेलियस एक एनाटॉमिस्ट था, ये क्यों फेमस था यहाँ पर हम देखते हैं। एंड्रियस वेसेलियस इज़ फेमस फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़। एनाटॉमी के अंदर इसने बहुत सारी स्टडीज़ की थी, और वो कौन कौन सी डिस्कवरीज थी। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटॉमी बेस्ड ऑन स्टडीज़ मेड बाय डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करके इसने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताया था, ह्यूमन की जो बोन्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके बारे में बताया था। ही एक्सप्लेन्ड ह्यूमन स्केलेटन एंड मसल्स करेक्टली। सबसे पहले इसने अच्छी तरह से ह्यूमन स्केलेटन को और मसल्स को करेक्टली एक्सप्लेन किया था। इसको फर्स्ट एनाटॉमिस्ट भी माना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट है चिल्ड्रन शुड इनकरेज टू ड्रिंक मिल्क। बच्चों को मिल्क क्यों पीना चाहिए। अब इसकी रीज़न ये है कि चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज देयर बोन्स आर ग्रोइंग, क्योंकि उनकी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं। आपको पता है बोन्स की ग्रोथ के लिए, बोन्स को हार्ड होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है। बोन्स नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है। तो जब वो मिल्क पिएंगे तो वो जो कैल्शियम और फास्फोरस की अमाउंट होगी वो ब्लड के अंदर मेंटेन रहेगी, और ब्लड से फिर वो बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स हार्ड होती हैं और बोन्स अपनी प्रॉपर शेप अटेन करती है और उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है।
इसके बाद नेक्स्ट है द सूचर ऑफ स्कल आर फिक्स्ड जॉइंट। अब ये जो स्कल के जो सूचर्स होते हैं, स्कल की बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स बोला जाता है, वो फिक्स जॉइंट है। इनको भी हमने एक्सप्लेन करना है। द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन्स आर नोन एज सूचर्स। वो जॉइंट जो स्कल बोन के दरमियान मौजूद होता है उसे सूचर कहते हैं, उसके लिए सूचर की टर्म भी यूज़ की जाती है। दीज जॉइंट आर फिक्स्ड, ये जॉइंट फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं, यानी ये मूव नहीं करते। एंड दे हैव नो कैविटी, ठीक है, इनके अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। जिस तरह से हमारे दूसरे जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह यही होती है कि उनके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, जैसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं, जिसकी वजह से मूव करते हैं, या उनके दरमियान कार्टिलेज मौजूद होता है, जिस कार्टिलेज या जिस कैविटी की वजह से वो मूव करते हैं, वो कार्टिलेज, वो कैविटी इन जॉइंट्स के दरमियान नहीं होती जो हमारे स्कल की बोन्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो स्कल की बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो एग्जांपल है इमूवेबल जॉइंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बोन मैस डिक्रीजेज इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान बोन मैस क्यों डिक्रीज होता है? इन ऑस्टियोपोरोसिस बोन मैस डिक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान ये होता है कि हमारी बोन से कैल्शियम और फास्फोरस लॉस होना शुरू हो जाता है। दिस लॉस ऑफ मिनरल्स का ये जो लॉस होता है ये ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपकी डाइट के अंदर किसी नेसेसरी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो। इसी के साथ डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपको पता है फीमेल हार्मोन होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करता है, प्लस फीमेल्स की जो बोन्स होती हैं उनको भी शेप देता है, उन्हें हार्ड करता है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो होती हैं वो अपनी हार्डनेस खोना शुरू कर देती हैं। लैक ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से और डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू नीड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रेगुलर एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? उसकी रीज़न, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज इट इम्प्रूव्स आवर मसल स्ट्रेंथ। मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल्स की पावर को एक्सरसाइज जो है वो इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को भी बूस्ट करती है और हमारी ग्रोथ को भी बूस्ट करती है, तेज़ करती है। एक्सरसाइज आल्सो बूस्ट आवर एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करती है। हम कोई और काम भी करें तो हम जल्दी थकेंगे नहीं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। इसके साथ साथ अवर हार्ट वर्क मोर एफिशिएंटली, हमारा जो हार्ट होता है वो मोर एफिशिएंटली, बेहतर तरीके से काम करता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स। हार्ट, ब्रेन और मसल्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसी तरह से एक और इसकी बेनिफिट ये होता है डेली एक्सरसाइज का कि जो हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स। बोन के एंड पे जो कार्टिलेज होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है? कार्टिलेज दैट इज़ प्रेजेंट एंड एट द एंड ऑफ बोन्स हेल्प इन मूवमेंट, वो मूवमेंट में हेल्प करता ही करता है। प्लस इट आल्सो प्रिवेंट बोन्स फ्राम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये बोन्स को एक दूसरे के साथ रब होने से बचाता है और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमने बताना है। ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्ट्रक्चर दैट अटैच बोन टू बोन, वो स्ट्रक्चर जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं उन्हें टेंडन कहते हैं। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एट द एंड ऑफ बोन, बोन के एंड पे जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करते हैं उन्हें हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है बोन्स के एंड पे वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आपको पता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। अब ये जॉइंट्स में स्वेलिंग किस तरह से होती है, क्यों होती है, उस लिहाज से अर्थराइटिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी अर्थराइटिस होती है जिसमें जॉइंट्स के दरमियान मौजूद जो कार्टिलेज होता है वो डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो कार्टिलेज के डीजनरेट होने की वजह से जब स्वेलिंग होती है जॉइंट के अंदर तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट है रिमोटाइड अर्थराइटिस। ये जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होती है ये होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। जॉइंट आपको पता है बहुत सारे जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो मूवेबल होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर वो जो बोन्स होती हैं 2 बोन्स, उन 2 बोन्स के दरमियान में कैविटी मौजूद होती है जिसे कहते हैं साइनोवियल
कैविटी। अब ये जो साइनोवियल कैविटी होती है ना, इस साइनोवियल कैविटी को लाइन किया होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। यहाँ पर होती है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है ना, तो इसके नतीजे में जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसे बोला जाता है रिमोटाइड अर्थराइटिस। इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। गाउटी अर्थराइटिस या गाउट, ये एक ऐसी अर्थराइटिस होती है जिसमें जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी भी रीज़न कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। जब ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होते हैं बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, तो ये यूरिक एसिड हमारी जॉइंट के अंदर भी एकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह की अर्थराइटिस को गाउटी अर्थराइटिस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन के मुख्तलिफ पार्ट्स बताने हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ आर्म बोन्स, लेग्स, पेक्टोरल गिल्डल और पेल्विक गिल्डल। ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के। बोथ आर्म्स कंटेन 6 बोन, दोनों बाजुओं के अंदर 6 बोन्स होती हैं। और बोथ हैंड्स कंटेन 54 बोन, दोनों जो हाथ होते हैं उनके अंदर 54 बोन्स होती हैं। तो ये हो गई 60 बोन्स। इसके साथ पेक्टोरल गिल्डल कंटेन 4 बोन्स, जो हमारा पेक्टोरल गिल्डल होता है जिसके साथ हमारी आर्म्स अटैच होती हैं, उनके अंदर 4 बोन्स होती हैं। तो ये टोटल 64 बोन्स। बोथ लेग्स कंटेन 6 बोन्स, दोनों लेग्स के अंदर 6 हड्डियाँ होती हैं। बोथ फीट कंटेन 52 बोन्स, यानी 26 बोन्स एक फ़ीट के अंदर, 26 दूसरे फीट के अंदर होती हैं। और 2 पेटेला जो कि हमारे नी वाले रीजन के अंदर मौजूद होती हैं, पेटेला बोन्स। तो ये हो गए 52 और 2 54 और 6 60। और इसी के साथ पेल्विक गिल्डल होता है, उसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। पेल्विक गिल्डल वो होता है जिसके साथ हमारी लेग्स अटैच होती हैं। तो ये 62 हो गई। तो 62 और 64 126 बोन्स होती है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है, हमने आइडेंटिफाई करना है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को। यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ये जो स्कल के अंदर ये जो सूचर्स मौजूद होते हैं, इन्हें बोला जाता है ये हैं इमूवेबल जॉइंट की एग्जांपल, और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल ये हैं जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रिया। ये जो एक वर्टिब्रिया और दूसरी वर्टिब्रिया के दरमियान जॉइंट होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो यहाँ पर ये भी हमने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर भी कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं जहाँ पर हमने जॉइंट के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। तो स्कल बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है। ये जो जॉइंट होते हैं ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। ये देखें, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है जहाँ पे ये एक सॉकेट सी है, और जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है वो उसका जो एंड होता है एक, वो बॉल की फॉर्म में इस सॉकेट के अंदर फिट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये वाली एग्जांपल है वर्टिब्रिया की। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, सच जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट। ये जॉइंट जो है ये थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर हो गया चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। बाकी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।